हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ईटिंग लाइव। हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो पहले इसमें देख लेते क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ ली थी। इसके 2 क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल भी हमने कर लिए थे। आज चलेगा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं। अभी देखो, अभी हमने क्या पढ़ा है सिर्फ कि 2 चार्ज हैं और दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर एक फोर्स जनरेट हो रहा है, या जनरेट नहीं हो रहा, फोर्स लग रहा है वहाँ पर, ठीक है। यानी ये चार्ज है, ये चार्ज है, इसके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी फोर्स हो सकता है। अब आए कूलम्ब्स। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक रिलेशन बनाया इसके बीच, दोनों चार्जेस के फोर्स के बीच, ये पता लगाने के लिए कि फोर्स कितना लग रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ा सिर्फ ये पढ़ा कि फोर्स लग रहा है, ये नहीं कि कितना लग रहा है, ठीक है। तो अभी हमको क्या बताना है कि फोर्स कितना लग रहा है, उसकी क्वांटिटी यानी अमाउंट बताना है, या फिर कहो मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स, ठीक है। कैसे? हमने क्या किया, 2 चार्ज लिए, एक चार्ज ये लिया, ठीक है, इसको लिखा Q1, एक चार्ज थोड़ी दूर पर रखा, इसको लिखा Q2, ठीक है। एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2। फिर क्या किया हमने? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिख ली, ये रहा, इसको R लिख लिया। अब ध्यान दो, ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, इसको हमने बोला पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्यों बोला? पॉइंट चार्ज इसलिए ताकि हम बहुत ही स्मॉल लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। उसके बाद जैसे चार्ज बड़ा होता जाएगा, चार्ज बड़ा होने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज में तो हमने सीधा सीधा लिख दिया। अगर इसका साइज बड़ा होता तब हम सेंटर से सेंटर को मेजर करते, यानी लेंथ जो लेते सेंटर से सेंटर तक लिखते, ठीक है। अभी क्या है, इस तरीके से, तो हमने इस तरीके से लिख लिया कि यहाँ पॉइंटेड है एक चार्ज। उन्होंने क्या कहा कि ये जो फोर्स होगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन कुछ भी, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर? Q1 पर, ठीक है। यानी कि ये चार्ज जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उतना ज़्यादा। ये चार्ज क्या करेगा? इस पर फोर्स लगाएगा ना, और ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, यानी दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो उस वजह से क्या होगा, एक चार्ज अगर हम बढ़ाते हैं तो वो दूसरे चार्ज पर फोर्स बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। तो यानी Q1 पर डिपेंड कर रहा है। फिर क्या कहा, यही चार्ज Q2 पर भी डिपेंड करेगा। क्यों? Q2 जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इस पर फोर्स लगाएगा। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को या तो दूर फेंकेंगे या एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्शन या रिपल्शन, ठीक है ना। तो दोनों फोर्स हैं, दोनों को हमने लिख लिया। अब देखो फिर क्या बोला उसने। अब बोला उसने क्या कहा, इस चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला जो फोर्स है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये जो R लिखा हुआ है, हमने R को छोड़ो D लिख सकते हो। R अगर रेडियस वाली फीलिंग देती है ना, तो रेडियस छोड़ो, हमने D लिख लिया। यानी किस पर डिपेंड करेगा? D पर। ये डिस्टेंस, ये वाला जो चार्ज है, इससे जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा फोर्स उतना कम होता चला जाएगा, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर जितना फोर्स लगा रहे वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये वाला चार्ज जितना दूर होगा, ये वाला चार्ज उस पर उतना कम फोर्स लगाएगा। तो एक और स्टेटमेंट आ गया, यानी हमने क्या कहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। इसका मतलब ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर D ज़्यादा तो फोर्स कम, D कम तो फोर्स ज़्यादा। सेम यहाँ पर। अब ये 4 स्टेटमेंट आ गए, तो हम क्या करते हैं, चारों स्टेटमेंट को एक साथ मिलाएंगे। क्या करेंगे? चारों स्टेटमेंट को हमने एक साथ मिलाया और क्या लिखा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन D और D। D और D मिलकर क्या बना लेंगे? D² बनाएंगे। तो यहाँ पर ये लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइड बाई D²। ये आ गया एक क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, यानी एक फॉर्मूला बन गया अभी, ठीक है। इक्वल टू की जगह क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनलिटी का निशान, ठीक है। अब सबने पढ़ा हुआ, जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट हम लिख लेंगे। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, ये रहा। यही किसने बताया? कूलम्ब्स ने बताया। अब इसी को हमको क्या करना है, लैंग्वेज में लिखना है। तो
तो लैंग्वेज में लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। उस हाँ एक चीज़ और, लैंग्वेज में लिखने से पहले, ये कैसी क्वांटिटी है, फोर्स है ना, तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन होनी चाहिए तो कैसे होगी, अब देखो ये मान लो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के, दोनों सेम चार्ज है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। जब दूर फेंकेंगे तो ये वाली जो लाइन दिख रही होगी ना, जो इनको ज्वाइन कर रही है, ऐसा समझ इमेजिनरी एक लाइन है जो इन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के अलोंग होगा ये, यानी ये इस तरफ फेंकेगा, ये इस तरफ फेंकेगा, ठीक है। यानी डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन जो इनको ज्वाइन करती है। ऑपोजिट चार्ज है तो इसका बस निशान चेंज कर दो, ये इस तरफ कर दो, ये इस तरफ कर दो, एक दूसरे को खींचेंगे, रहेगा अब भी सेम वही अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं है चार्ज यहाँ रखा है, ये यहाँ रखा है और इस चार्ज पर ये नीचे की तरफ फोर्स लगाने लगे या किसी और डायरेक्शन में, ना, जो स्ट्रेट लाइन से मिले हुए ना उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग या तो दूर फेंकेगा या खींचेगा, ठीक है ना। तो क्या इसकी डायरेक्शन भी हो गई। तो हमें ये दो तीन चीजें एक स्टेटमेंट में एक साथ लिखनी होती है। क्या लिखना होता है, कैसे लिखेंगे, Q1 Q2 को अलग अलग नहीं एक साथ करके लिखेंगे, प्रोडक्ट 1/d को एक साथ नहीं 1/d² करके लिखेंगे एक साथ, ठीक है ना। और साथ में डायरेक्शन बता देंगे, तीन चीजें हमको बतानी है, बस उतना ही कूलम्ब्स लॉ है। देखो स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हाँ, इस चीज का एक एक पॉइंट का याद रखना है। जैसे ये पॉइंट चार्ज लिखा है ना, तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज ही लिखना है, क्योंकि एप्लीकेबल अभी किस कूलम्ब्स लॉ किस लिए बनाया गया, पॉइंट चार्ज के लिए बनाया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रोडक्ट के, Q1 Q2। Q1 Q2 क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, ये Q1 है ये Q2 है। चार्ज तो एक क्या था, सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, उसका अमाउंट कितना है, तो या तो लिखो अमाउंट ऑफ चार्ज या लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन, दिस फोर्स इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन यानी इस फोर्स की डायरेक्शन का है स्ट्रेट लाइन अलोंग, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन। चलो जी ये हो गया। अब करना क्या है हमको, ये सब नहीं लिखना, सीधा ये लिखना है। इसको किस तरीके से लिखेंगे, या फिर कहीं कहीं पर दो स्टेटमेंट में लिखा जाता है। कैसे, Q1 Q2 का एक स्टेटमेंट बना के लिख दिया जाता है और इसका इसका एक स्टेटमेंट बना के लिख दिया जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी और ये इस तरीके से, उसके बाद तब एक स्टेटमेंट में लिखा जाता है इसको। तो आपको क्या लिखना है, या तो डायरेक्ट लिख दो या दो स्टेटमेंट अलग अलग बना के लिख दो, आपकी मर्जी। मैं दोनों लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं उसको।
इसको लिखेंगे फैक्ट नंबर 1, इसको लिखेंगे फैक्ट नंबर 2। अब क्या करते हैं, दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो अभी हमने उधर लिखा था। तो कंपाइल देम, इस तरीके से लिख दो, बोथ फैक्ट। जब ऐसा करेंगे तो ये आएगा कुछ इस तरीके से, उधर ही लिखते हैं इसको। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये था वो फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसको भी हटाते हैं, ये डायग्राम में से बना लेना, ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब करते क्या है, यहाँ तक तो हो गया कुलाम्स का लॉ कंप्लीट। इस प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हम हटाएंगे यहाँ से। जब प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हम यहाँ से हटाएंगे तो क्या बनेगा, उसको ध्यान दो। क्या आता है, कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। हम क्या लिखते हैं कांस्टेंट को, के लिखा Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। और क्या लिखते हैं, वेयर के इज ए कांस्टेंट, ठीक है, ये लिख देते हैं। अभी हम ना यहाँ पर केवल के नहीं लिखेंगे, क्यों, आगे एक आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको हम के से ही डिनोट करते हैं। तो इस के में और उस के में कंफ्यूजन बन जाता है। दूसरी चीज, इसको फिर से दोबारा हमें चेंज करना पड़ता है। इसकी वैल्यू होती है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो अभी एप्सिलॉन नॉट हटाओ, एप्सिलॉन तक लिखते हैं, ये भी समझाया जाएगा, ठीक है। तो या तो ये लिख लो सीधा, ये मत लिखो, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और के का झंझट ही खत्म करते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला आ गया। यानी यहाँ से हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी हटाया और ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन इज ए प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट या इज ए कांस्टेंट, हमने ये लिख दिया, ठीक है। यानी ये वाला हिस्सा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये तो वेरी करेंगे। अब आती है बात एप्सिलॉन की, ठीक है। देखो 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और ये चीज़ें हमको पता भी हैं। और अब बीच में आ गया एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन की को अलग से डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसका एक मतलब होता है, ठीक है। उस मतलब को डिफाइन करने से पहले ये जो है इसका हम वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसको बाद में देखेंगे। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, देखो अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, फोर्सेस अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगता है, ठीक है। अब ये तो हमने सीधा मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लिख दिया, इस पे कोई वेक्टर लगा है, नहीं लगा। अभी हमको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में और लिखना है इसको। वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, देखो यहीं पर लिखेंगे। हमने फिर से डायग्राम बनाया कि ये रहा इस तरीके से, और थोड़ी दूरी पे एक दूसरा चार्ज बनाया, ठीक है। दोनों को मिला दिया और बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। इसको लिखा Q1, इसको लिखा Q2। क्लियर, चलो जी। अब हमको करना क्या है, इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स निकालना है। क्या करना है, इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स। अब देखो इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे F, किस पर लग रहा है फोर्स, 2 पर। तो पहले लिखेंगे 2 को, जिसकी वजह से लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, Q1 की वजह से, तो फिर लिखेंगे 2/1, ठीक है। कभी कभी बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, F21 और F12, ठीक है। इसमें अब देखो F21 का मतलब है जो बाद वाला लिखा है ये 1, उसकी वजह से कोई एक्टिविटी होती है, और जो पहले लिखा है ये 2, उस पर एक्टिविटी होती है, ठीक है। यानी 1 की वजह से 2 पर कोई इफेक्ट होगा, ऐसे ही यहाँ पर 2 की वजह से 1 पर कोई इफेक्ट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 की वजह से 2 पर फोर्स लग रहा है, तो क्या लिखेंगे 2/1, यानी 2 पहले। अगर हमें 2 की वजह से 1 पर लिखना है तो 1 पहले लिखेंगे, 2 बाद में लिखेंगे, ठीक है। F21 हमने लिखा, और साथ ही क्या लगा देंगे, इस पर वेक्टर साइन लगा देंगे। F21 हमने वेक्टर साइन लगा दिया, क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन हमने लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट था। इसको क्या लिखा, Q1 Q2 डिवाइड बाई कितना, R स्क्वायर, या छोड़ो D स्क्वायर लिखना है ना इसको, तो हमको यहाँ R लिख लिया, चलो R स्क्वायर लिख लिया हमने, ठीक है, ये आ गया।
अभी डायरेक्शन कैसे देनी है इसको, या डायरेक्शन छोड़ो इसको, रुको अभी, ठीक है चलो रुको, डायरेक्शन छोड़ दो अभी, ठीक है। अभी क्या लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं इसका, F12 लिखेंगे तो क्या बनेगा 1/4 पाई एप्साइलन, ठीक है, और Q1 Q2/r², ठीक है। मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम है बिल्कुल, लेकिन एक चीज में फर्क है। क्या फर्क है, देखो ये मान लो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, ठीक है, यानी दोनों सेम चार्ज है। ये सेम चार्ज है तो इस चार्ज को इस तरफ फेंकेगा और ये इस वाले चार्ज को इस तरफ फेंकेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अलग अलग हो गई, चाहे जब सेम है, दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एक डायरेक्शन देनी है, ठीक है। डायरेक्शन किससे देते हैं हम, आर कैप से देते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा, आर कैप, और यहाँ भी क्या लिखा, आर कैप। तो कहाँ थे हम, ठीक है, इसकी डायरेक्शन लिख दी थी हमने, ठीक है। इसके F21 क्या बताया मैंने, 1 की वजह से 2 पर लगने वाला फोर्स, उसको आर कैप क्या होता है, आर कैप क्या होता है, अब देखो आपने ये पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर बोलते हैं ए कैप, ठीक है। ए कैप को किस तरीके से लिखा जाता था, वेक्टर ए को उसी के मोड से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। होता क्या था, जब हम इसको इसके मोड से डिवाइड कर रहे हैं, मोड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा अपने आप में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, यानी वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मैग्नीट्यूड तो खत्म होकर 1 बन गया, यानी क्या बन गया, मैग्नीट्यूड 1 बन गया। क्या बचा, केवल डायरेक्शन। तो ए कैप का मतलब है ए की डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ आर कैप का मतलब है आर की डायरेक्शन। आर कैप ही क्यों लिया, क्योंकि ये जो लाइन है ये आर ही तो है, तो हमने आर कैप लिख दिया। इधर आर कैप क्यों लिया, क्योंकि ये आर ही तो है डायरेक्शन, ठीक है, हमने आर कैप लिख दिया। अब होता क्या है, यहां तक तो सब कुछ हमें सेम दिखाई देता है, अब इनका केवल मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैंने बताया ना, देखो ये सब, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम दिख रही है यहाँ पर हमको, और ये सब भी सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ना आर कैप भले ही आर कैप लिख रहा हो, जब इसको फिगर को हम चेक करेंगे और यहाँ से 2 1 और 1 2 को एनालाइज करेंगे तो दिखेगा डायरेक्शन अलग अलग थी। तो यहाँ क्या लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यानी F21 और F12 इक्वल तो हैं, किसमें, केवल मैग्नीट्यूड में। नेगेटिव साइन की वजह से क्या पता चल रहा है, डायरेक्शन उल्टी है। अब यही काम किसकी वजह से करके देखो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव की वजह से करके देखोगे तो एक दूसरे को, मान लो ये इस पर किस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ, ये इस पर किस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ, खींचेंगे एक दूसरे को। अब भी तो उल्टी डायरेक्शन है ना, दोनों की आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो एक रिलेशन तो ये बनता था, ठीक है। और डायरेक्शन हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब ये 1 2 और 2 1 को ना दिखा के क्या करते हैं, ए के साथ दिखा देते हैं डायरेक्शन, इसी फॉर्मूले में क्या लिखते हैं यहाँ पर, इसको इन जनरल कैसे लिखेंगे, या इधर लिख लो इन जनरल। तो इन जनरल कैसे है, फोर्स हमने F लिखा, इसको ऊपर ये एरो लगाया ताकि पता चले वेक्टर क्वांटिटी है, और फिर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2/d² था, और इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया डी कैप का, ठीक है। डी कैप मतलब डी की डायरेक्शन, हमने डी लिया हुआ था ना वहां पर, स्मॉल डी, आर की जगह आर लिख सकते हो, डी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। हमने बस उसका कैप का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, एक ये हो गया। और कुछ है इसमें बताने के लिए, हाँ डेफिनेशन लिखनी, ये लिखना है। अभी चीज़ जो रह गई वो है एप्साइलन, ये कॉपी करें, फिर एप्साइलन को समझते हैं होता क्या है, ठीक है। तो परमिटिविटी समझते हैं। फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, F इज इक्वल टू, या वेक्टर फॉर्म में लिख लो, वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई d² या r², और d है तो d कैप, r है तो r कैप। 4 पाई बाकी सब हमको पता है कांस्टेंट है। एप्साइलन की बात करते हैं, ये है हेयर एप्साइलन, ठीक है, इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। यहां पर 2 वर्ड आ गए, एक तो आ गया परमिटिविटी, दूसरा आ गया मीडियम।
मीडियम सबको पता है, थोड़ा सा समझ लेंगे पहले मीडियम ही समझ लेते हैं देखो, और परमिटिविटी भी समझेंगे। हमने क्या किया, दो चार्ज लिए, एक ये रहा चार्ज, एक ये रहा चार्ज, ठीक है, इसको Q1 लिखा था, Q2 लिखा था। अब ये चार्ज दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। अब होगा क्या, इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच अगर हम कोई मीडियम लाते हैं, इस तरीके से कोई मीडियम का क्या मतलब है, मीडियम का मतलब इस तरीके से समझो, ऐसा समझो ये एक बाल्टी है, क्या है, बाल्टी या टब है, टब में पानी भर दिया हमने, ठीक है, टब में क्या कर दिया, पानी भर दिया। यहां पर हमने एक मैग्नेट रखी और दूसरी मैग्नेट यहां रखी, ठीक है। अब चार्ज हम ऐसे फिजिकल तौर पर चार्ज हम ऐसे उठा के नहीं ला सकते, कहीं से रख नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो मैंने चार्ज की जगह मैग्नेट का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब दिमाग में ऐसा कंसिडर करो कि ये चार्ज है, ठीक है, तो दो मैग्नेट रखी। अब ये मैग्नेट चारों तरफ से किससे घिरी हुई है, पानी से, ठीक है। और सेम एक्सपेरिमेंट मैंने बाल्टी के बाहर का एक मैग्नेट रखी, दूसरी मैग्नेट यहां रखी, ये मैग्नेट इस मैग्नेट को खींचेगी या फिर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, दोनों कर सकती है, दोनों ही करती है। अगर सेम पोल आ जाते हैं तो दूर फेंकती है, सबने पढ़ा हुआ होगा 10th क्लास में। जितना फोर्स ये यहां पर लगा रही है, ये बीच में क्या है, हवा है, एयर है, ठीक है, जितना फोर्स यहां पर लग रहा होगा, यहां पर भी क्या उतना फोर्स लग रहा होगा, हो सकता है कम लग रहा हो सकता है ज्यादा लग रहा हो, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो बीच में चीजें दिख रही है, बीच में जो वाटर है, इसी को बोलते हैं मीडियम, क्या बोलते हैं, मीडियम। यहां पर बीच में क्या था, ये एयर जो इसके चारों तरफ से घेरा हुआ है, यानी किस मौसम में, मौसम नहीं, इसका सराउंड कैसा है, सराउंड में क्या चीज है, क्या मटेरियल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियम। इसके भी तो सराउंड में कुछ ये था, वाटर था ना सराउंड में, ठीक है, ये क्या है, मीडियम, ठीक है। तो ये जब मीडियम इसके बीच आता है, जो यहां हमने रखा चार्जेस के बीच में मीडियम, तो इस फोर्स पर फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है, जैसे जैसे मीडियम बदलोगे वैसे वैसे फोर्स बदलता जाएगा, ठीक है। मीडियम हटा दो, फोर्स किसी अलग तरीके से मतलब उसका अमाउंट कुछ अलग होगा, मीडियम रखोगे कुछ अलग अमाउंट होगा, मीडियम चेंज करोगे तो भी अलग अमाउंट होगा, ठीक है। होता क्या है समझो, इसको थोड़ा ऐसे किया, जब ये फोर्स ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाने का मतलब ऐसे समझो कि ये इसके पास जा रहा है, मतलब चार्ज नहीं जा रहा, इसका इफेक्ट इसके पास जा रहा है और इससे पार हो रहा है, ये क्या है, मीडियम है, इससे पार हो रहा है, ठीक है। अब इससे पार होने के लिए, इसके अंदर से पास होने के लिए इस पर डिपेंड करेगा कि ये कैसा कैटेगरी का है। हो सकता है ये जो मीडियम है इसको आसानी से पास होने दे, हो सकता है पास ना होने दे, हो सकता है कम पास होने दे, या फिर बिल्कुल रोक ले, ठीक है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आ जाती है परमिटिविटी, जिसको हम एप्सिलॉन दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे, परमिटिविटी। परमिटिविटी होती किसकी है, चार्ज के इफेक्ट की, चार्ज के इफेक्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। परमिटिविटी को इफेक्ट ऑफ चार्ज नहीं कहते, परमिटिविटी किसकी है, इफेक्ट ऑफ चार्ज, जिसका एक दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है परमिटिविटी, ठीक है। तो हमने इफेक्ट ऑफ चार्ज बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वो आगे पढ़ाया जाएगा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है, इससे पास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, और कितना काबिल है कि पास हो पा रहा है, उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। कि आसानी से पास हो रहा है, मुश्किल से पास हो रहा है, तो इसके पास काबिलियत कैसी है, जो वो काबिलियत है, इससे पास होने की काबिलियत, मतलब क्या, यहाँ चार्ज रखा है, इसके अंदर से पास हुआ, इस पर इफेक्ट लगा दिया, फोर्स लगा दिया, इसके अंदर से आसानी से पास हुआ, फोर्स लगा दिया, मुश्किल से पास हुआ, कम फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसकी एक खासियत है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, पास होना। तो पास, या फिर कहो एबिलिटी, तो उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस एबिलिटी को, परमिटिविटी। जितनी अच्छी इसकी एबिलिटी, उतना अच्छे से ये पास होगा, ठीक है। जितनी बेकार एबिलिटी, उतना बेकार तरीके से पास होगा, यानी कम फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको पहले हेडिंग बनाओ, परमिटिविटी ऑफ फ्री, परमिटिविटी लिख दो केवल, परमिटिविटी, जिसको हम दिखाते हैं एप्सिलॉन से। परमिटिविटी इज द एबिलिटी of electric field,
या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो या इफेक्ट ऑफ चार्ज लिख सकते हो, ठीक है। परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको स्लैश बना के लिख लेना, इफेक्ट ऑफ चार्ज या इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, दोनों सेम बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज का अमाउंट है, उसका कितना इफेक्ट है, ठीक है। तो परमिटिविटी की एबिलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की टू पास थ्रू एनी मीडियम, ठीक है, किसी भी मीडियम से पास होने के, यानी ये फोर्स इस फोर्स की ऐसी एबिलिटी जो इस मीडियम से पास हो सके, ठीक है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं अभी हम, किसकी, किसी मीडियम की, ठीक है। अब मान लो यहां से हमने मीडियम हटा दिया, ठीक है, तो यहां क्या रहेगा, मीडियम हटाने का मतलब है वैक्यूम रह जाना। अब वहां कुछ नहीं है, ये हवा की भी बात नहीं कर रहा, हवा भी नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है, स्पेस है, वैक्यूम है बिल्कुल, ठीक है। तब भी इसको यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, मतलब चार्ज को नहीं, इसके इफेक्ट को यहां जाना पड़ेगा ताकि इस पर फोर्स एक्ट कर सके, ठीक है। तो वैक्यूम के लिए भी इसकी परमिटिविटी होती है, ठीक है, यानी एबिलिटी होती है। जरूरी नहीं कि वैक्यूम में उठ के गायब होके एकदम से चला गया, तो इसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वैक्यूम से पास हो सके। उसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं उसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और एक डेफिनेशन और ऐड हो जाएगी, इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। जैसे यहाँ एप्सिलॉन लिखा, हमने नॉट का मतलब हो जाता है फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, इट इज द एबिलिटी, पूरा नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिख देना, इट इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये आप खुद ऐड कर लेना, इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज टू पास थ्रू एनी मीडियम नहीं, टू पास थ्रू। अब किस, फ्री स्पेस की बात हो रही है ना, तो किससे पास होगा, फ्री स्पेस, टू पास थ्रू वैक्यूम। ये यहाँ पर वैक्यूम लिखना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे, अब बात है क्या सोचेंगे कि वैक्यूम तो कुछ है ही नहीं, फिर पास होने के लिए उसे मेहनत ही क्यों करनी पड़ रही है, कि पास तो आसानी से हो जाएगा ना। वैक्यूम है, वहाँ कुछ नहीं है, इसका ये मतलब थोड़ी हर चीज़ ऐसी मुंह उठा के चली आएगी, ठीक है। जैसे साउंड की बात करो, साउंड कहाँ, एयर में चल जाता है, एयर है, हमें सुनाई दे रहा है, चांद पे जाके चिल्लाओ, ठीक है, गला फाड़ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारे बराबर में भी कोई बम फट जाएगा ना, मर तो जाओगे पर उसकी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हर चीज़ ऐसा नहीं कि अगर वैक्यूम में कुछ नहीं है तो वहाँ से आसानी से कुछ भी पास हो जाएगा, नहीं, हर चीज़ आसानी से पास नहीं हो सकती। ये लाइट है सिर्फ जो इसमें पास हो पा रही है वैक्यूम में, ठीक है, ये भी पास हो पा रही है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि इस लेवल तक पास होगी। अगर इससे कम इफेक्ट हुआ ना, या इस मतलब एक रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज नहीं, एक स्पीड होगी या फिर कुछ भी कह सकते हो, इफेक्ट होगा कि हाँ इस लेवल तक ही पास होगी वो, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध पास हुआ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता जा रहा है वहाँ से, ऐसा नहीं, एक फिक्स वैल्यू होगी वहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही मीडियम की भी फिक्स वैल्यू होगी। जैसे कि साउंड के लिए क्या होता है, परमिटिविटी कह सकते हो, ठीक है, क्या है, जीरो। साउंड पास ही नहीं हो सकता वैक्यूम से, क्यों, साउंड के पास होने के लिए ना वैक्यूम के लिए किसी दूसरे मीडियम की जरूरत है, वहाँ पर मीडियम का एग्जिस्टेंस जरूरी है। इसके लिए मीडियम का एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या लाइट के लिए। मीडियम कैसा भी हो या ना हो, पास हो जाएगा वो, ठीक है ना। हाँ, लाइट पर फर्क पड़ता है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होगा, ठीक है, और अगर कोई दरवाजा हुआ या बंद दीवार उसमें से पास नहीं होगा वहाँ पर, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है, ठीक है।
चलो जी, तो आपने ये लिख लिया वैक्यूम। अब करते क्या है, इसको एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, ये भी याद रखना। इनकी ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वैसे वो बाद में लिखेंगे। अभी देखो, इसमें और इसमें रिलेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसमें और इसमें रिलेशन। मैंने क्या लिखा? एप्सिलॉन लिखा। जब बात वैक्यूम की हो, किसकी बात हो? वैक्यूम की हो, तो एप्सिलॉन की जगह हटा के हम क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन की जगह हटाकर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट बना लेना, व्हेन चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम। अगर चार्जेस वैक्यूम में प्लेस्ड हैं तब फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। क्यों? अब मीडियम नहीं, अब वैक्यूम है। वैक्यूम के लिए हमने स्पेशल अलग से बना दिया, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं उसको। ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन या डी स्क्वायर, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमने ये लगा दिया। और खाली मैग्नीट्यूड की बात करो तो इसको हटाओ, इस पर से वेक्टर हटा दो, सिंपल, केवल मैग्नीट्यूड लिख दो। ठीक है ना, अब आया। और जब मीडियम में था तो ये हो गया। इसको हम सिंपल क्या लिख सकते हैं? ये मीडियम में है ना, तो इसको एफ एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ एफ रहने दो, उसको दूसरा एक पॉइंट बना दो, व्हेन चार्ज प्लेस्ड इन मीडियम, तो इसको एफ एम लिख दो अलग से। ठीक है, सेम ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया डी कैप। ये है। अब इसमें और इसमें रिलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसमें और इसमें रिलेशन। देखो, नोट लिखना कि किस तरीके से एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है के एप्सिलॉन नोट। क्या होता है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नोट। ठीक है, यानी, या फिर ऐसा समझो, इसको नहीं लिखते, क्या बनाते? ये कुछ ना कुछ फिक्स होगा। मतलब ये तो वैक्यूम में है ना, दो चार्ज हैं, ये रहा चार्ज और ये रहा चार्ज। ठीक है, इनके बीच फोर्स लग रहा है F वैक्यूम में। और अगर मीडियम लग रहा है, मीडियम है तो FM लिख दिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस और चार्ज का अमाउंट हमने सेम रखा। अब जो इनका रेशियो होगा ना, वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा? रेशियो। क्योंकि हम सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं? मीडियम चेंज कर रहे हैं। मीडियम हटाया, चार्ज ये वाला, मीडियम लगाया, चार्ज ये वाला। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? इसका रेशियो निकालते हैं। रेशियो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा, उसको लिखेंगे के। क्या लिखेंगे? के। तो कुछ इस तरीके से लिखो, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या एक नया पॉइंट बना लो। क्या लिखेंगे? F अपॉन एफ एम, एफ अपॉन एफ एम, इसको हमने लिख दिया के, इस तरीके से। ठीक है ना, F अपॉन एफ एम को हमने लिख दिया के। अब F अपॉन एफ एम यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? देखो, K इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से आ जाएगा। K क्या है? कांस्टेंट है, इसको लिख देना, K इज कांस्टेंट, ये लिखा। अब यहाँ से K की वैल्यू निकालो F अपॉन एफ एम से, तो F अपॉन एफ एम क्या हो जाएगा? ये इनवर्स में है ना, एप्सिलॉन नोट नीचे, एप्सिलॉन नीचे इधर, तो इसको उल्टा कर दो, यानी एफ एम वाला ऊपर, यानी एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नोट डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये हो गया। यहाँ से क्या लिखेंगे हम? एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नोट। ये एक रिलेशन बनता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, के क्या है? कांस्टेंट है। इस के को ना हम अलग से नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? हेयर के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक। तो हमारे लिए एक चीज है, एक तो वर्ड है डाई इलेक्ट्रिक, दूसरा वर्ड है कांस्टेंट। कांस्टेंट तो हमको समझ आता है, कोई चीज कांस्टेंट। तो दो वर्ड क्या बने? एक केवल डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक होता है मटेरियल, कोई चीज। ठीक है, कौन सी चीज? डाइलेक्ट्रिक वो सारी चीज है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना होने का मतलब जितने भी इंसुलेटर हैं उनको आप डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एक नंबर है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? एक नंबर है। नंबर आपको बताया जाएगा कि क्या चीज है, वो भी समझाया जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है आपको? इसको लिखना है, फिर इन दोनों को डिस्कस करते हैं। चलो जी, तो अभी हमने क्या पढ़ लिया? एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नोट। ठीक है,
इसमें क्या क्या बोल रहे थे हम, के क्या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। तो पहले तो डाई इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं, केवल डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक है। मैंने क्या बताया, वो सारी चीजें जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, या फिर कह सकते हो इंसुलेटर, सारे के सारे इंसुलेटर। तो इसको सीधा लिखना, एवरी मटेरियल which do not allow the flow of allow to passage यानी जिनसे जो इलेक्ट्रिसिटी को के फ्लो को अलाउ नहीं करते, वो सारे के सारे मेटेरियल का है, डाइलेक्ट्रिक है। या फिर इन अदर वर्ड एवरी इंसुलेटर्स, ठीक है। यानी सारे के सारे इंसुलेटर क्या है, डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो मैंने समझा दिया था आप लोग को, ठीक है। ये समझाना रह गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। अब देखो, मैंने एक बोला एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी। क्या बोला, परमिटिविटी होती किसकी है, ये मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, या फिर कहो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। उसकी खासियत थी परमिटिविटी की, वो उसकी एबिलिटी की पास हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मैंने क्या किया था, यहां एक चार्ज था, यहां एक चार्ज था, यहां बीच में मीडियम रख दिया था, ठीक है। इसके पास एबिलिटी थी। अब जैसे जैसे मैं मीडियम चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मीडियम चेंज कर रहा हूं, मीडियम हटा लिया, इसकी एबिलिटी बदल गई। अब ये आसानी से इसको अच्छे से फोर्स लगा सकता है। मीडियम रखा, ये बीच की में इसकी एबिलिटी घट गई, अब ये फोर्स नहीं लगा पाएगा इस पर आसानी से, ठीक है। फोर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो इस मीडियम के रखने से इसकी एबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब इसके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा है, बिना बात तो नहीं पड़ रहा होगा ना फर्क। यानी मीडियम के पास भी तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से इसकी एबिलिटी इफेक्ट हो रही है, इसकी एबिलिटी बार बार बदल जा रही है। मीडियम बदला, उसने एबिलिटी बदल दी, दूसरा कोई मीडियम लाए, उसने उसकी फिर एबिलिटी बदल दी, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसकी एबिलिटी को इफेक्ट करता है। और इफेक्ट किस तरीके से करता है, ये मीडियम इसके जो क्या बोलते हैं, इसका जो इफेक्ट है, इसकी जो एबिलिटी है उसको घटाता है, कम करता है, यानी फोर्स को घटा रहा है, ठीक है। बीच में आ रहा है, बार बार फोर्स को वो घटा देता है। ये कैसे पता चलेगा फोर्स को घटा रहा है, एक्सपेरिमेंटल पता चलता है वो, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपको पता चल जाएगा वहां से, ठीक है। तो ये मीडियम इसके इफेक्ट को घटा रहा है, यानी इसके पास खासियत है, उस खासियत को हमने नाम दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसकी एबिलिटी है। परमिटिविटी क्या है, चार्ज के इफेक्ट की एबिलिटी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एबिलिटी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की एबिलिटी है, ठीक है। किस तरीके की एबिलिटी, जो ये इसके फोर्स के इफेक्ट को कम करता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू resist the effect of force between charges, ठीक है। यानी क्या है, एक मीडियम की एबिलिटी है जो रेजिस्ट करता है इफेक्ट ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस, यानी फोर्स को, या फिर सीधा लिख सकते हो रेजिस्ट द फोर्स बिटवीन चार्जेस, ठीक है। ये भी कह सकते हो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, ये था, इतनी सी बात है, ठीक है। किससे दिखा रहे थे हम इसको, के से दिखा रहे थे। और के इज इक्वल टू क्या बना था हमारे पास, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट बना था ना। तो वहां जो एक फॉर्मूला लिखा था ना हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं,
4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिखा मिलेगा आपको, कई जगह देखने को मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ ये लिखा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के बाद बोला जाता है मीडियम, अगर बीच में आ जाए तो मीडियम के लिए एक के कांस्टेंट बीच में सीधा लिख देते हैं, ठीक है। और या फिर के एप्सिलॉन नॉट को उठा के एक दो लाइन बाद सीधा एप्सिलॉन लिखकर छोड़ देते हैं। पर यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें समझा दी, तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया और ये सब कुछ हो गया। तो कुछ बचा है इसमें? नहीं, एक चीज़ रह गई यहाँ, ठीक, उसको भी देख ही लेते हैं। देखो क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम, उसको कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, ये ठीक है। कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह सीधा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को दिखाने के लिए अलग नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, उसको लिखते हैं एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर का भी सेम फॉर्मूला है इस तरीके से, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने एप्सिलॉन, रिलेटिव परमिटिव क्या होती है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम यहाँ से देखो, जब के हम कैलकुलेट करेंगे क्या आता है? के एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको डिनोमिनेटर में भेजोगे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम ही चीज़ है ना। एप्सिलॉन आर लिख दिया, रिलेटिव परमिटिविटी, डिफाइन करने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? अब रिलेटिव वर्ड आपको अच्छे से पता है, 11th में आपने पढ़ा होगा ठीक से, ठीक है, किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। अभी तक जैसे हमने वैक्यूम का पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं जिसको हम वैक्यूम का पढ़ा था। अब एप्सिलॉन क्या था? किसी मटेरियल का, मटेरियल की परमिटिविटी। लेकिन ये जो मटेरियल की परमिटिविटी बताई जाती है विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम बताई जाती है, इसके रेस्पेक्ट में या इससे कंपेयर करके बताई जाती है बेसिकली, ठीक है। अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको आप कह सकते हो किसी मीडियम की परमिटिविटी किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। बस इतना आपको समझ याद रखना है, ठीक है। और ज़्यादा सोचना भी नहीं है, सीधा ये लिख दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से दिखा दो, ये हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो? इधर लिख दो के, इसके इक्वल होता है, या के को पहले लिख दो और एप्सिलॉन को, सॉरी एप्सिलॉन आर इसको बाद में लिख दो, ये आ गया आपके पास, ठीक है। चलो अभी क्या, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्या है इसमें? क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन करेंगे, इसको लिख लेना आप। तो आज ना इस चैप्टर को इतना ही रखते हैं, थोड़ा 45 मिनट या 50 मिनट के अराउंड ये लेक्चर हो गया है। बाकी इसके कूलम्ब्स लॉ पर जो क्वेश्चन है, एग्जांपल्स है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और बाकी दूसरे टॉपिक हैं वो भी कवर करेंगे उसमें, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इतना अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस करते रहना है इसकी।